दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूंगा कि आप वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके यह भी बताएं कि वीडियो कैसे लगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों से भी करवाएं। और अगर आप हमें सहयोग करना चाहते हैं तो आप नीचे दिए नंबर पर हमें सहयोग भी कर सकते हैं। आइए आरंभ करते हैं। दोस्तों, उत्तराखंड में पिछले कुछ दिनों से चारधाम यात्रा का शुभारंभ हो चुका है और इस यात्रा के दौरान अब कुछ ही दिनों के अंतर में तरह तरह की घटनाएं वहां से सामने आ रही हैं। एक सोशल मीडिया पर बहुत सारी घटनाएं तेजी से वायरल हो रही हैं, जिनमें कि वीआईपी कल्चर को रोकने के लिए वहां के लोगों द्वारा जो विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है वह हो, या थार की छत पर बैठकर शराब पीने वाले लड़कों की वीडियो वहां पर वायरल हुई है। और एक वीडियो जो बहुत ज्यादा चर्चा में आ रही है वह है केदारनाथ प्रांगण में कुछ लोगों द्वारा वहां पर ढोल नगाड़े बजाकर शोरगुल किया जा रहा था। उसको केदार सभा के एक सदस्य द्वारा रोका गया और वह वीडियो अब तेजी से सोशल मीडिया में ट्रेंड कर रहा है। दोस्तों, यह उत्तराखंड है और यहाँ आए दिन इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं और हमारा जीवन इसी तरह चलता रहता है। इससे पहले तुंगनाथ मंदिर के प्रांगण में भी इसी तरह एक समूह द्वारा 18 शायद लड़के लड़कियों का समूह था और ढोल नगाड़े बजाने का एक वीडियो वो भी चला था। इन घटनाओं का कोई माई बाप नहीं होता, क्योंकि यह हर वर्ष इसी तरह से रिपीट होती रहती हैं। और बाहर से आने वाले यह जो लोग हैं वह किस आधार पर वहां पर जाते हैं और इस तरह के कृत्य करते हैं, जैसे कि वह यह कह रहे हो कि हमें रोकने वाला कोई नहीं है, हम सब कुछ करने के लिए स्वतंत्र हैं। और क्यों सरकारें अब तक इस पर कोई ठोस नियम कानून नहीं बना पाई है। यह घटनाएं उत्तराखंड में आम हो चुकी हैं। सबको पता है कि ऐसी घटनाएं हर वर्ष होती हैं और लगातार इन घटनाओं में इजाफा ही हो रहा है। यह सब जानते हैं कि आज उत्तराखंड की संस्कृति पर उन्होंने अतिक्रमण करना शुरू कर दिया है। सबको यह भी पता है कि उन्होंने आस्था के नाम पर, श्रद्धा के नाम पर किस तरह से इन अश्लील हरकतों का अतिक्रमण कर दिया है। लेकिन फिर भी हर वर्ष इस तरह के जो लोग हैं वहां आ रहे हैं और इस तरह के कृत्यों को वहां पर अंजाम दे भी रहे हैं। चाहे यमुनोत्री हो, गंगोत्री हो, केदारनाथ हो या बद्रीनाथ धाम हो, हमने ऐसे लोगों को हर जगह देखा है। और हमने यह भी देखा है कि उनके यात्रा के बाद, यहां से जाने के बाद जब बरसात का मौसम आता है तब हमने बहती गाड़ियों को, बहते घरों को भी देखा है। और उन आपदाओं को जो कि पूर्णतः मानव निर्मित है, हम प्राकृतिक आपदा का नाम देकर इन सबसे बचने की कोशिश करते हैं। अभी भी केदारनाथ में जो अव्यवस्थाएं फैल रही हैं उस पर हमारे एक मंत्री का बयान था कि वहां के स्थानीय लोगों द्वारा वहां पर इस तरह के जो व्यवधान है वो उत्पन्न किए जा रहे हैं। यह बहुत ही विचारणीय प्रश्न है कि बाहर के लोग तो हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता का नाश कर ही रहे हैं, साथ ही साथ हमारे चुने हुए जनप्रतिनिधि उस सारे दोष का ठीकरा भी हमारे ही ऊपर छोड़ रहे हैं। यह उत्तराखंडियों का दुर्भाग्य नहीं है तो और क्या है। केदार आपदा भी हम सबने देखी, और जो नहीं देखा वह था मानवता का वह, मैं कहूंगा, भावना, जिसको तोड़कर बाहर से आने वाले लोग इस तरह के कृत्य करते हैं यह सोचकर कि हमारा कोई क्या उखाड़ लेगा। जो स्थान अल्ट्रा सेंसिटिव होने के कारण, ग्लेशियर पिघलने का कारण, पहाड़ों से पत्थरों के गिरने के कारण या घाटियों से सड़कों के गिरने के कारण जाने जाते हो, वहां आप इस तरह के ढोल नगाड़े लेकर इंस्टाग्राम और ये जो रील्स बनाने के लिए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि पहाड़ों का विकास नहीं होना चाहिए, विकास होना चाहिए, लेकिन वह विकास वहां की सभ्यता, वहां की संस्कृति, वहां के जो लोकल लोग हैं उनको ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए, न कि उन लोगों के लिए जो सनरूफ की कार से आधा शरीर बाहर निकाले हुए, हाथ में बियर की बोतल पकड़े हुए लड़कियों पर गंदी फप्तियां कसते हैं, बुजुर्गों को गाली देते हुए आगे चलते हैं और थार के ऊपर दारू के गिलास सजाकर इस तरह के कृत्यों को अंजाम दिया करते हैं। जबकि आज पहाड़ों का विकास मैदानी क्षेत्र के लोगों के पिकनिक को लेकर या वीकेंड को लेकर उनके जो एंजॉयमेंट है उसको किए जाने के लिए किया जा रहा है। यह विकास की कौन सी श्रेणी है? यह कम से कम मेरी समझ से तो बाहर की चीज है। और इस तरह का जो विकास उत्तराखंड में हो रहा है, या वहां के स्थानीय लोगों से पूछिए कि ये जो विकास है उससे उनकी संस्कृति की, उनकी सभ्यता की
कितनी क्षति हो रही है और कितना वह इससे संतुष्ट है और किस तरह की परेशानियों का उन्हें वहां पर सामना करना पड़ रहा है। इस तरह के इंस्टा रील बनाने वालों को या यूट्यूबर्स जो वहां पर जाके इस तरह की हरकतें करते हैं जिससे कि उस क्षेत्र में ध्वनि प्रदूषण होता है। क्षेत्र के जो मैं अभी बताया था कि अल्ट्रा सेंसिटिव क्षेत्र वह जगह हैं जहां पर कि इस तरह की ध्वनियों को प्रतिबंधित किया जाना चाहिए। कस्तूरी मृग बहुत सारी ऐसी चीजें उस क्षेत्रों में रहती हैं जो उनके कारण परेशान होती हैं, लेकिन सरकारें इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रही है। इस तरह की छूट देकर या किसी नेता या किसी पार्टी का भविष्य तो कुछ समय के लिए संवार सकता है, लेकिन कुछ ही समय के बाद हम देखते हैं कि प्रकृति अपना विकराल रूप रखकर सामने आती है और जब उसका यह विकराल रूप सामने आता है तो उसका परिणाम उत्तराखंड के लोगों को, वहां के स्थानीय लोगों को भुगतना पड़ता है। इसे मैं प्राकृतिक आपदा इसलिए नहीं कहूंगा क्योंकि यह वास्तव में जो है पूरी तरह से मानव निर्मित है। अगर हम इसके पीछे जाकर कारणों की जांच करें तो आप पाएंगे कि ये प्राकृतिक आपदाएं प्राकृतिक न होकर कहीं ना कहीं मानव द्वारा ही निर्मित आपदाएं हैं। किसी भी जगह को सुलभ और प्राप्य बना देना यह तो अर्थव्यवस्था के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन यह अगर सांस्कृतिक और सभ्यता के रूप में देखा जाए तो यह अधार्मिक भी है और असभ्य भी है। केदारनाथ आप श्रद्धा का रूप लेकर आए, उसके लिए आपका स्वागत है, लेकिन सरकारों को साथ ही यह चाहिए कि केदारनाथ यात्रा पर जाने से पहले वह यह सुनिश्चित करे कि वहां जाने वाला श्रद्धा के साथ जा रहा है, भक्ति का भाव ले जा रहा है, न कि वहां पर इंस्टाग्राम की रील बनाने के लिए या किसी तरह से प्रकृति के साथ किसी भी प्रकार का खिलवाड़ करने के लिए जा रहा है। यह सरकार को सुनिश्चित कर देना चाहिए कि वहां पर जाने वाले वही लोग हों जो वास्तव में चारधाम यात्रा करना चाहते हैं और उत्तराखंड की हमारी जो विरासत है, चारों धाम, उसके जो अगल बगल जो भी क्षेत्र है, जिसे मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं कि अल्ट्रा सेंसिटिव वह जोन है, वहां पर इस तरह की कोई हरकत न की जाए जिससे कि प्रकृति को नुकसान हो और उसका परिणाम बहुत विकराल रूप में सामने आए। जो उत्तराखंड में स्थायी रूप से समस्या बन चुकी है वह है यहाँ पर आने वाली प्राकृतिक आपदाएं। यह निश्चित समय पर आती हैं और सरकारें अब तक इनका कोई संज्ञान नहीं ले पाती। अभी हाल ही में उत्तराखंड के जंगलों में तमाम जगह आग लगने की घटनाएं आपने देखी होंगी। पिछले वर्ष आपने देखा होगा कि किस तरह से बादल फटने की घटनाएं हुई, किस तरह से नदी नाले अपनी सीमाएं तोड़कर बाहर निकले और उन्होंने जो क्षति उत्तराखंड को पहुंचाई उसका परिणाम अभी भी उत्तराखंड के लोग भुगत ही रहे हैं। ये घटनाएं अप्रत्याशित नहीं है और खुद को विश्व की सबसे बड़ी पार्टी कहने वाली, हिंदुत्व के एजेंडे को लेकर चलने वाली पार्टी यहाँ पर वर्तमान में भी सरकार में है, पिछले कई वर्षों से सरकार में है, वह भी यहाँ पर मरते उत्तराखंडियों की गिनती के अलावा कुछ करती दिखती नहीं है। उसके लिए मरते हुए उत्तराखंडी मात्र एक गिनती बनकर रह जाते हैं जो किसी चुनावी सभा में गिनकर वह विपक्ष के ऊपर थोपने का काम करते हैं। ये जंगल जलना, यह बाढ़ आना, इस तरह से उत्तराखंड के लोगों का मरना उनके लिए चिंता का विषय नहीं है, बल्कि यह सारी घटनाएं उनके चुनाव की रथ में ईंधन का काम करते हैं और उनको आगे बढ़ाने का काम करते हैं। इसलिए शायद इस ओर ध्यान भी नहीं देते हैं। हैरानी की बात है कि अलग अलग पार्टियां अपने स्तर से यहां पर भागीदार रही हैं, लेकिन राजनीति वह राक्षसी है जो सत्ता के लिए अपने परिजनों तक को खाने से परहेज नहीं करती, तो फिर आम जनता का क्या ये लिहाज करेंगे, क्या ये प्रकृति का लिहाज करेंगे? इनके लिए उत्तराखंड के लोग तो केवल वह लोग हैं जो इनकी चुनावी रैलियों में झंडा उठाने के काम आते हैं, और अगर ये मर भी जाएं तो इनको क्या फर्क पड़ता है। उत्तराखंड में ये जो घट रहा है वही दुर्घटना है और ऐसी घटनाएं रोज यहां घटित हो रही हैं। यहाँ सामान्य जीवन असामान्य हो गया है और जो असामान्य है वह राजनीति बन चुका है। आज राजनीति यहाँ सामान्य जीवन हो गई है और सामान्य जीवन राजनीति बन चुका है। उत्तराखंड में यह जो कुछ भी हो रहा है, मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि चार धाम यात्रा की सुरक्षा को लेकर, धामों की सुरक्षा को लेकर, प्रकृति की सुरक्षा को लेकर और वहां के स्थानीय लोगों की सुरक्षा को लेकर कुछ कठोर नियम कानून बनाए, ताकि इस तरह की जो ये अशोभनीय हरकतें आज धामों में हो रही हैं, धामों का मजाक उड़ा रही हैं, इन पर रोक लगाई जा सके और एक आदर्श उत्तराखंड जिसकी बात की हमारे देश के प्रधानमंत्री भी करते हैं, उसका निर्माण किया जा सके। धन्यवाद।